चलिए, तो कल क्या लिखे थे? आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स लिखे थे ना। तो आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए? हाँ, घेंघा के उपचार में, ठीक है। आयरन 59 का प्रयोग? हाँ? एनीमिया मतलब क्या होता है? शरीर में खून का बढ़ जाना। एनीमिया मतलब खून का कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और कोबाल्ट 60 का? कोबाल्ट 60 कैंसर। वाह। सोडियम 24? हाँ, ब्लड का थक्का बनाने के लिए। हाँ, यही ना। अच्छा, कितना ही था ना कि और भी था? और क्या था? यूरेनियम 235? खाली जीवाश्म का? बस जीवाश्म का या और कुछ भी? एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आयु ज्ञात करने में। और कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म का उम्र जानने के लिए, यही था ना। तो यहां तक हो गया था। उसके बाद हेडिंग बनाओगे आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स को हिंदी में कहते हैं समभारिक। आइसोबार्स या फिर इसी को कहते हैं समभारिक, ठीक है। आइसोटोप्स का मतलब क्या था? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब, आइसो का मतलब क्या था? समान, और टोप्स का मतलब क्या था? स्थान। तो जितना सारा आइसोटोप्स था, सारे आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर क्या था? सेम था। और सबका एटॉमिक मास क्या था? डिफरेंट था। तो हाइड्रोजन का क्या गो आइसोटोप्स पढ़े थे कल? हाइड्रोजन का कल हम लोग पढ़े थे 3 आइसोटोप्स। पहला आइसोटोप्स कौन सा था? प्रोटियम। पहला आइसोटोप्स प्रोटियम, दूसरा आइसोटोप्स ड्यूट्रियम, तीसरा आइसोटोप्स ट्राइटियम, ठीक है, यही 3 था ना। प्रोटियम को क्या लिखे थे? H11, इसको क्या लिखे थे? H12, और इसको H13। तो ये 3 आइसोटोप्स किसका है? हाइड्रोजन का। सबसे अधिक आइसोटोप्स हम लोगों ने कल जाना था किसका होता है? पोलोनियम का। कितना होता है? लगभग 27। सर्वाधिक आइसोटोप्स पोलोनियम के हैं, और वे कितने हैं? 27। 27 आइसोटोप्स पोलोनियम के होते हैं मैक्सिमम। यूरेनियम का अगर देखा जाता है तो कै गो आइसोटोप्स होता है? 2 आइसोटोप्स। एक होता है यूरेनियम 92-235, और एक होता है यूरेनियम 92-238। तो आइसोटोप्स उसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और उसका एटॉमिक मास जो हो वो क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। और सारे आइसोटोप्स जो होते हैं सबका फंक्शन कार्य क्या है? अलग अलग है। क्लियर ना? तो 7-8 का हम लोग फंक्शन पिछले दिन पढ़ लिए थे। उसके बाद ध्यान दो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या लिखा हुआ है? समभारिक। तो समभारिक जैसे ही लिखेगा ना तुरंत समझ जाओगे उसका एटॉमिक मास जो होगा वो क्या होगा? सेम। और उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वह क्या होगा? डिफरेंट। माने आइसोटोप्स का उल्टा आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम। क्लियर है? एग्जाम्पल के रूप में यहां देखो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना? कार्बन का 2 आइसोटोप्स है ना, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो कार्बन 14 का एटॉमिक मास यहाँ 14 है, और नाइट्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को एक दूसरे का आइसोबार्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। वैसे ही यहां पर आर्गन 40 और कैल्शियम भी कितना है? 40 है। तो दोनों का एटॉमिक मास सेम है, तो आर्गन और कैल्शियम दोनों को एक दूसरे को क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास सेम होने के कारण आइसोबार्स कह सकते हैं, ठीक है, संभारी कह सकते हैं। वैसे ही यहां पर क्या है? आइसो न्यूट्रॉनिक। क्या है? आइसो न्यूट्रॉनिक। तो आइसो न्यूट्रॉन, इसको पहले लिख लीजिए। इंग्लिश वाले सेम लिखे, हिंदी वाले लोग लिखेंगे आवर्त सारिणी के वैसे तत्व, आवर्त सारिणी के वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान, आवर्त सारिणी के वैसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, या भारद्वाज TRE 0.3,
के लिए साइंस यहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। साइंस जितना पढ़ाएंगे उससे बाहर पीसीएस में नहीं जाता है, तो शिक्षक भर्ती में भी नहीं जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा बस पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या लिखे, क्या लिखे थे? समान होता है एवं परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, एवं परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। हो गया, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दोनों लिख लीजिए, दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया, उसके बाद हेडिंग बना लोगे आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। हो गया, लिखिएगा आवर्त सारिणी के वैसे तत्व, आवर्त सारिणी के वैसे तत्व जिन पर न्यूट्रॉनों की संख्या, जिन पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। हो गया, उन्हें आइसोटोन्स, आइसोटोन्स ISOTONES, उन्हें आइसोटोन्स भी कहते हैं, उन्हें आइसोटोन्स भी कहते हैं। तो आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन दोनों का दोनों मतलब क्या है, समान ही है। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉनिक कहें चाहे आइसोटोन्स कहें, दोनों का मतलब क्या है, समान है। तो आइसोटोन्स किसको कहेंगे, जिस पर किसका संख्या बराबर हो जाए, न्यूट्रॉन का संख्या बराबर हो जाए। अब एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कार्बन 14 ऑक्सीजन 16। ठीक है, इन दोनों पर न्यूट्रॉन देखोगे तो बराबर है कि नहीं है। देखो यहां पर भी न्यूट्रॉन आपका कितना है, 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, और ऑक्सीजन में भी 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 8। तो क्या कह सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर आइसो न्यूट्रॉनिक, नहीं कह सकते हैं। वैसे ही यहां पर ट्राइटियम है और यहां पर क्या है, हीलियम है। तो ट्राइटियम में भी न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। हीलियम में भी न्यूट्रॉन कितना है, 2 है। तो ट्राइटियम और हीलियम दोनों आइसो न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स हो गया। यहां पर आपका फास्फोरस है और यहां पर सल्फर है, दोनों पर न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना निकलेगा, 16, और इस पर भी कितना निकलेगा, 16। तो फास्फोरस और सल्फर दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया। ठीक है, लिख लीजिए एग्जाम्पल। हो गया, इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, ऑर्बिट और सेल। तो ऑर्बिट और सेल का मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं कक्षा या उपकक्षा। ऑर्बिट या सेल को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं या उपकक्षा कहते हैं। इस ऑर्बिट और सेल के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, नील्स बोर ने। पढ़े थे ना हम लोग, किसने बताया था, नील्स बोर ने। और उन्होंने ऑर्बिट को किससे दिखाया था, तो KLMN, किससे डिनोट करा था, KLMN से ऑर्बिट को डिनोट किया था। तो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसी को क्या कहा जाता है, उसका ऑर्बिट कहा जाता है। जैसे यहां पर किसी तत्व है, मान लो यह कैल्शियम है, तो कैल्शियम का यह क्या हो गया, बाहर में ऑर्बिट है, और इसी ऑर्बिट में कौन घूमेगा, कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। तो वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं। इस ऑर्बिट और सेल के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, नील्स बोर ने। इस ऑर्बिट और सेल को किससे डिनोट किया जाता है, KLMN से डिनोट किया जाता है। एक उसके बाद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बोर्स, यानी नील्स बोर के अनुसार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एवरी ऑर्बिट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2n²।
नील बोर्स के अनुसार हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन को भरा जाना किस पर निर्भर करता है? 2n स्क्वायर पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर n जो है वह क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो यह कोई एक एटम है, इस पे और ऑर्बिट इसके बने हुए हैं k l m n है। ठीक है, अब k पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? 2। k पर मैक्सिमम, ये ऑर्बिट का संख्या है। k कौन सा ऑर्बिट है? पहला। l कौन सा ऑर्बिट है? दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके अनुसार हम लोग कल भी डिस्कस किए थे ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस पर अगर पूछा जाए कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो क्या कहोगे? 2 और 1 का स्क्वायर, तो कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। इस पर देखना है तो 2 और कितना का स्क्वायर कर लोगे? 2 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। और यहाँ 2 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32। तो हर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है यह किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। इसके बाद देखिए यही वाला सेम चीज है, ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कितना भरा हुआ है। लिखने का जरूरत है, लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा कक्षा के बारे में, इंग्लिश वाले लोग सेम लिख लो, यहां लिख लो, कक्षा के बारे में सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया। कक्षा के बारे में सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया, कॉमा, यह वृत्ताकार पथ होता है जिस पर, यह वृत्ताकार पथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। कॉमा, इसे, कॉमा देखिए, इसे KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। KLMN द्वारा दर्शाया जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर। अब कितना भरना है वो तो पता है ना? k पर कितना होगा? 2, l पर 8, m पर 18 और n पर 32। तो 2, 8, 18, 32 हो गया। चलो खत्म मामला। उसके बाद हेडिंग बना लेना उपकक्षा, सब ऑर्बिट और सब सेल। उपकक्षा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसकी जानकारी सोमरफेल्ड ने दी। इसकी जानकारी सोमरफेल्ड ने दी। प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा की एक उपकक्षा होती है। इसे SPDF द्वारा दर्शाया जाता है। SPDF द्वारा दर्शाया जाता है। किससे डिनोट करेंगे इसको? SPDF से डिनोट करेंगे। और SPDF पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? तो SPDF पर इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। S पर कितना इलेक्ट्रॉन, को S पर कितना होगा? 2 होगा। P पर कितना होगा? 6 होगा। D पर कितना होगा? 10 होगा। F पर कितना होगा? 14 होगा। लिख लीजिए इसको।
हो गया। चलो अब यहां पर ध्यान दोगे एक बार, क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। क्या लिखा हुआ है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो देखिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल से क्या बनाया जाता है, तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो किस नियम का प्रयोग किया जाता है, ऑफ बाउ नियम का। ऑफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह एक जर्मन का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मन का। और इस जर्मनी के शब्द का मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना। जैसे घर बनाया जाता है तो ईंटा को क्या करा जाता है, सजा सजा के लगाते हैं ना, तो उसी को जर्मन के लोग क्या कहते थे, ऑफ बाउ कहते थे। तो किसी भी चीज को सजा करके रखना जर्मनी में ऑफ बाउ कहलाता था, और वही ऑफ बाउ का जो नियम बना, उस नियम के अनुसार किसी भी तत्व का विद्युत विन्यास निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। इसमें ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड। ऑफ बाउ एक जर्मनी का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, निर्माण करना। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑफ बाउ लॉ। ठीक है, यहाँ पर ऑफ बाउ लॉ होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो ऑफ बाउ, यहाँ यू होगा यहाँ एल होगा, ऑफ बाउ नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है इन सब ऑर्बिट डी उपकक्षा कितने हैं, 4 एस पी डी एफ। तो क्या लिखा हुआ है, डी उपकक्षा में कभी भी 4 या 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाते हैं। ये हम लोग न्यूमेरिकल इससे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। डी उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाते हैं, 4 या 9। और कभी ऐसी स्थिति आए कि जब डी उपकक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हों तो एस उपकक्षा जो है उसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एस के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट हो जाता है। और जब एस अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे डोनेट कर देगा तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 या 10। कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन वहां पर पूरा हो जाता है। आगे वैसे ही लिखा हुआ है कि एफ उपकक्षा में भी कभी भी 6 या 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाता है। तो जब भी 6 या 13 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति आएगी तो एस उपकक्षा उसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ये जो 6 और 13 है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 7 या 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो स्टेबल हो जाता है। इसको लिखा देंगे कल, ठीक है, तब तक आप लोग फटाफट क्वेश्चन बना लीजिए। क्लियर, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना, वो वाला सबके पास हो जाएगा। फटाफट बनाते चलिए, इसको सॉल्व करिए, बनाइए। तो देखिए किस चीज का है, आ? 3 कॉपी कम है। अच्छा आ जाएगा, 2 मिनट रुको। ऑनलाइन वाले लोग भी बनाइए इसको, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाते जाइए। टोटल 50-60 क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले लोग भी बनाइए।
ऑनलाइन वाले लोगों के लिए भी ग्रुप में क्वेश्चन चला गया है, वहां से आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। 20-25 मिनट में सॉल्व करके सारे क्वेश्चन को बना लीजिए।
हाँ जी, यही करता है तुम, चेहरा से तो शरीफ दिख रहा है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। पहला प्रश्न क्या है? नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर देखिए नाभिक क्या लिखा हुआ है, नाभिक के खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या मिला? अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए धातु की पन्नी को पार करके सीधे निकल गए। सही स्टेटमेंट नहीं, गलत है? सही है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हुए, ये भी सही है। बहुत ही कम अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर वापस आ गए, ये भी सही है। केवल एक ही आया था ना 20,000 में से, केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक का डी। जो सही होगा उसको सही टिक कर लो, गलत को काट देना बगल में, ईमानदारी से। इन्हें बहुत बढ़िया, आप ईमानदार हैं। चलिए दूसरा परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? क्या होगा? रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, 3 नंबर में आइए, बी होगा, 2 का बी। तीसरा है परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? अल्फा हो जाएगा, ए। 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से, जो गलत होगा उसको काटते जाना बगल में, सही आंसर लिख लेना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशहीन तथा उदासीन है? सी, न्यूट्रॉन। सी हो जाएगा 4 का। 5 में आइए, प्रोटॉन पर आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 6 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज बी होगा, बी होगा। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नहीं किए थे, गोल्डस्टीन किए थे। 7 में आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, सही है। परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, सही है। उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही है, सी हो जाएगा, 7 का सी। 8 में आइए, परमाणु संरचना के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, सही है ना। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, ये भी सही है। परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, नहीं, गलत है, सी हो जाएगा आंसर। न्यूट्रॉन बराबर थोड़ी रहता है, न्यूट्रॉन तो अलग रहता है। आगे है, पोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एंडरसन, बी हो जाएगा, 9 का बी। 10 में आइए, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 11 में आइए, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन, बी हाइड्रोजन हो गया। 12 में आइए, कक्षा जिसको सेल कहा जाता है, सेल के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर घटता है, दूर जाने पर बढ़ता है ना जी। हाँ, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, बी हो जाएगा, बी होगा 7, 12 बी। 13 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा पर कूद सकता है, सही है। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है, आंतरिक से बाहरी, तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, गलत है। वो अवशोषण थोड़ी होता है, उत्सर्जन होता है ना, ऊर्जा बढ़ता है तब ना जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक की ओर आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं, ऊर्जा का अवशोषण होता है तब आता है। क्या हो जाएगा इसका? आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण। अवशोषण माने घटना की बढ़ना। एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। सही है ये भी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी डी हो जाएगा 13 का। 14 में आइए, परमाणु के किस कक्षा में ऊर्जा सबसे कम होता है? के में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। 15 का है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, बी होगा 2n², बी। 15 का बी। 16 का आइए, कक्षाओं में ऊर्जा का सही क्रम, ए हो जाएगा। 15 का बोले बी, 16 का ए।
16A 17 में आई, निम्नलिखित में से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? डी होगा 17 का डी। 18 में आई है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखता है उसको कहते हैं मेसोन। ए हो जाएगा 18 का ए। 19 में आई है, मेसोन के खोजकर्ता युकावा। 19 का बी। 19 का बी हो गया। और न्यूट्रिन का खोज अगर पूछता तो क्या कहता? पाउली। हाँ। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? रदरफोर्ड मॉडल ना, यह मॉडल यह समझाने में विफल रहा कि परमाणु अस्थायी क्यों होते हैं। ये बताया था क्या? नहीं बताया था। मैंने बताया था। बी है, रदरफोर्ड मॉडल में कक्षाओं की उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित है। ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। न तो ए और न ही डी हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं, डी होगा। 21 में आइए, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ए हो जाएगा, ए 21 का ए। 22 में आइए, परमाणु संख्या होगा ना, ए होगा। परमाणु द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिलाओगे तब ना होगा। 22 में आ जाओ, परमाणु संख्या का संबंध है तत्व से, ए हो जाएगा। 22 का ए हो गया। 23 में आइए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? सी होगा। 23 का सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 24 में आइए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉन की संख्या 8 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? 8 ही होगा। ए हो जाए, बी हो जाएगा। 24 का बी। 25 में आइए, यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉन की संख्या 92, ए हो जाएगा। 25 का ए। 26 में आइए, एल्युमिनियम 13 27 में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी? किसका पूछ रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो 13 हो जाएगा ना, तो बी होगा 13 और 13। 27 में आइए, 88 रेडियम 88 226 के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो हो जाएगा 88 और 226 में से 88 घटाने पर कितना आएगा? 138, तो सी हो जाएगा। 27 का सी। 28 का ये पोटेशियम 19 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, ए। 28 का ए हो जाएगा। 29 में आइए, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है और परमाणु संख्या 11 है, तो उस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 12 ही होगा ना, सी हो जाएगा। 29 का सी। 30 में आइए, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 9 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 19 हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी होगा ना, ठीक है। 31 में आइए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4, बी होगा। 32 में आइए, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, उसका द्रव्यमान संख्या 39, हाँ ए हो जाएगा। 32 का ए। 33 में आइए, यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 146, हाँ बी हो जाएगा। 34 न्यूट्रिनो की खोज पाउली हो जाएगा, डी। 34 का डी। 35 में आइए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, इसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं, सी हो जाएगा। हाँ सी हो जाएगा 35 का। 36 में आइए, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। 35 का होगा सी। 36 का होगा बी, हाँ 36 बी। हाइड्रोजन H+ होता है तो प्रोटॉन हमेशा वो करता है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण द्वारा। नंबर से क्या पता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब ना उसका प्रॉपर्टी पता चलेगा। डी हो जाएगा।
डी। 38 में आइए, समस्थानिकों के परमाणु में किसकी संख्या समान नहीं होती? समस्थानिक में समान होता है संख्या किसका? एटॉमिक नंबर ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान होता है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन, सी हो जाएगा 38 का सी। 39 में आइए, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन, सी हो जाएगा। 40 में आइए, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है उन्हें संभारिक कहते हैं। संभारिक कहते हैं बी, आइसोबार, हाँ बी होगा 40 का। 41 में आइए, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3, बी हो जाएगा 41 बी। कौन किया? गूगल बनाने से पहले किया भी? आया तब ठीक है, हमको लगा बनाने से पहले। किसका था? 37 का सुधार लो, किसका? परमाणु संख्या बी ना, बी ना, ठीक है बी कर लीजिए। 37 का बी कर लीजिए, सही हुआ था, वाह 37 का बी कर लो, एक सही कर लिया तुम। कहाँ थे हम लोग? 41 में हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3, बी हो जाएगा। 42 में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं? सी, पोलोनियम, सी होगा पोलोनियम 43। पोलोनियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 27, 27। ए होगा सम न्यूट्रॉनिक वे हैं जिनमें डी हो जाएगा 44 डी। 45 आइसोटोन्स होते हैं, बी होगा बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन। 46 में आइए, वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, वही होगा डी हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक होगा। 47 में आइए, फास्फोरस 1531, सिलिकॉन 1430 किसके उदाहरण हैं? न्यूट्रॉन बराबर है ना, तो आंसर होगा डी सम न्यूट्रॉनिक, डी सम न्यूट्रॉनिक। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड विधि, बी। 48 बी। 49 रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60, बी हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर 111 कक्षा में परिव जैसे रोगों को में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है कौन सा किरण? अल्फा किरण, सॉरी गामा किरण। आंसर होगा सी, गामा किरण, गामा किरण। 51 में आइए, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या होगा? ए हो जाएगा सोडियम 24। घेंघा रोग के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो घेंघा रोग में आयोडीन, सी आयोडीन। 53 है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक। 74 होता है, यहाँ 60 लिख दिया ना, है तो 74, ए हो जाएगा 53 ए, 53 ए। 54 वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक, डी हो जाएगा, ठीक है। 55 एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं, तत्व का समस्थानिक में क्या होगा? बराबर समान यौगिक विभिन्न न्यूट्रॉनों के भिन्न प्रमाण से। न्यूट्रॉन की अलग संख्या, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, सी होगा, सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन इसमें नहीं है, इलेक्ट्रॉन, सी हो जाएगा 56 सी। 57 एल्युमिनियम 1327 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 283, ऑप्शन नंबर ए। ए और डी दोनों सेम में लिख दिया है जी, ठीक है। तो ए और डी जो आप टिक किए हैं वो सही है? नहीं नहीं, ए सही है। पूछो कैसे? कॉमा दिया हुआ है और उसमें डॉट दिया हुआ है, ए सही है। 57 का ए, ठीक है।
58 में आइए, परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10। ऐसे इसमें भी कॉमा पॉइंट वाला मामला नहीं, इसका बी होगा, बी होगा 2 8 8 2। 2 8 8 2 मेटल के बाहरी कक्षा में आप 10 कैसे दे दीजिएगा, कितना दीजिएगा, 2 दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 2 हो जाएगा। 58 का बी। 59 नाभिक का साइज 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, ए हो जाएगा 59 ए। 60 का सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, डी हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो अंदर में है, अब बाहर में जो है उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाहर में कितना रहता है, 1 रहता है, और अंदर में 2 और 8 रहता है, तो 2 8 को जोड़ दिए कितना हो गया, 10 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए जोड़िए, कितना नंबर आया, है 60 में 53, बहुत बढ़िया। कितना 60, अच्छा 11 गलत है, तो हुआ कितना 49। 11 अटेम्प्ट लिए थे जो गलत हुआ, ओ तो माइनस 2-3 नंबर और हो गया ना। 10 से नीचे वाले कितने लोग हैं, 10 से नीचे भी किन्हीं का है नंबर, 43 गो, ठीक है 51 है, बहुत बढ़िया, हो गया रिजल्ट। चलिए 55 नंबर ठीक है। एमसीक्यू डेली बनाते रहिए, जितना अधिक बनाइएगा उतना फायदा होगा। एमसीक्यू बनाइए डेली।